हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं अपनी JKPSC के सोशोलॉजी के MCQ की सीरीज़ के पार्ट सेकंड को। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने 10 MCQ डिस्कस करे थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। येस यू सेड कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, तो हियर आई एम विद द पार्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो। जैसे जैसे ये वीडियो आप तक पहुँचेगी आप लोग रिस्पॉन्ड आएंगे इस वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस एंड इसको कंटिन्यू तो देखिए हम करेंगे ही करेंगे। आपके एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे हम मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करें। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग पॉज करके अपने आप 1 मिनट आंसर देंगे एंड देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज द टर्म सोशियस डिराइव। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सोशियोलॉजी वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, सोशियो और सोशियस वी कैन से एंड लॉगी, राइट। सोशियोस इज की सोसाइटी की बात करता है एंड लोगोस जो है वो बात करता है स्टडी की। सो दैट्स हाउ वी सी कि सोशियोलॉजी जो होता है इट इज़ कंसीडर्ड एज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट। सोशियोलॉजी इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो इसमें जो ये सोशियस वर्ड है ये लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से एंड जो लॉजी वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से। तो अगर पूछा जाए सोशियोलॉजी इज़ कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड सोशियोस एंड लॉगोस जो लिए गए हैं लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज से। तो यहाँ आंसर हमारे पास हो जाएगा लैटिन। सो यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेनेशन है, ये जो मैंने बताया वो मेंशन है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। विच टाइप ऑफ एलिनिएशन वॉज नॉट डिस्कस्ड बाय कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स ने अलगाववाद एलिनिएशन का सिद्धांत दिया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्कर्स जब भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वर्कर उससे अलग महसूस करते हैं। वर्कर को बहुत ज़्यादा फेमिलियर फील नहीं होता क्योंकि वो ओनर नहीं होते। ओनर होते हैं कैपिटलिस्ट लोग जिनको उन्होंने बुर्जुआज भी बोला है, राइट। तो अब यहाँ पे वो 4 टाइप के एलिनिएशन की बात करते हैं। एलिनिएशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलिनिएशन फ्रॉम प्रोडक्शन, एलिनिएशन फ्रॉम सेल्फ एंड एलिनिएशन फ्रॉम फेलो मेम्बर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं। एक तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो आपसे रिलेटेड नहीं है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्योंकि सामने वाला आपको बता रहा है कि आपको किस प्रोसेस से काम करना है, उसमें आप अपना इनोवेशन क्रिएटिविटी नहीं यूज़ कर पा रहे हो। सेल्फ क्योंकि आपका इनोवेशन क्रिएटिविटी है ही नहीं तो आप अपना थॉट प्रोसेस भी वहाँ यूज़ नहीं कर पाते हो। एंड फेलो मेंबर्स बिकॉज रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, आप फेलो मेंबर्स से उतना इंट्रैक्ट नहीं करते हो। फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, हाँ। बट फैक्ट्री की वो बात नहीं करते, राइट। फैक्ट्री यहाँ पे टाइप ऑफ एलिनिएशन नहीं है as discussed by the Karl Marx. Explanation is there. The term respondent is used in, ये जो term respondent है ये आप कहाँ यूज़ करते हो। देखिए respondent जो होता है ना, एक पर्सन होता है एन्यूमरेटर और एक होता है रिस्पोंडेंट। तो वेनेवर आप जब सर्वे कंडक्ट करते हो, जब आप एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हो तो सर्वे में आप क्या करते हो, एक पर्सन जो है वो क्वेश्चन पूछेगा और सामने वाला पर्सन जो है वो उसके आंसर देगा। तो जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है एन्यूमरेटर और जो उसके जवाब देगा, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो होता है रिस्पोंडेंट। तो इनमें से किस में आपका रिस्पोंडेंट यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है सोशल सर्वे रिसर्च में। रिसर्च के टाइम पे जब हम कोई चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हम सर्वे कंडक्ट करते हैं वहाँ पे हम ये टर्म देखते हैं। जो आंसर दे रहा है वो रिस्पोंडेंट है और अगर एन्यूमरेटर पूछा जाए तो जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसको हम एन्यूमरेटर कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। जो आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो जाता है, रिस्पोंडेंट हो जाता है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। Who among the following had divided sociology into 2 major parts, namely social static and social dynamic। सिंपल सा कंसेप्ट है, सोशल स्टैटिक एंड डायनेमिक का कंसेप्ट किसने दिया था। तो यहाँ पे आंसर है देख लेंगे, उससे पहले आप ये देखिए सोशल स्टैटिक एंड आपका सोशल डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक वो चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होंगी। डायनेमिक वो चीज़ें जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, राइट। तो स्टैटिक में जैसे कि आपका जो सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें चेंज नहीं आने वाला है, एंड डायनेमिक मतलब जो चीज़ें चेंज ला रही है, चेंज के थ्रू प्रोग्रेस आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फैमिली पैटर्न में चेंज आया है, मैरिज पैटर्न में चेंज आया है, एजुकेशन के पैटर्न में चेंज आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सब डायनेमिक एस्पेक्ट हैं एक तरीके से सोसाइटी में जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्टैटिक एंड डायनेमिक का कंसेप्ट दिया किसने था, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय अगस्त कॉम्ट, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कंसीडर करते हैं, राइट। नेक्स्ट लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। Who consider poverty as a result of exploitation and not scarcity। किसने कहा कि गरीबी जो है वो कमी की वजह से नहीं होती, वो शोषण की वजह से होती है। कि कोई जो है इसलिए नहीं गरीब है क्योंकि यहाँ पे आपके पास चीज़ों की कमी है, गरीबी इसलिए है क्योंकि चीज़ें बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब आंसर कार्ल मार्क्स है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को। आपको पता है मल्टीपल टाइम मैं बता चुकी हूँ, कार्ल मार्क्स ने 2 ग्रुप में डिवाइड करा था, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। वर्कर्स को उन्होंने प्रोलेटेरिएट भी बोला था
एंड यहाँ पे कैपिटलिस्ट को उन्होंने क्या बोला था, बुर्जुआज भी बोला था। क्लियर। तो यहाँ पे जब कार्ल मार्क्स की हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने दो ग्रुप में सोसाइटी को डिवाइड करा। जो ये कहते थे कि जो ये कैपिटलिस्ट पीपल हैं, ये कैपिटलिस्ट पीपल क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स को, उनसे काम ले रहे हैं और उनको उसके बदले का फेयर पे नहीं दे रहे हैं। सारे रिसोर्सेज ये ओन कर रहे हैं और वर्कर्स इनके बदले काम करके दे रहे हैं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन को गरीबी का रीज़न किसने बोला, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने इनके और कंसेप्ट एलिनेशन अभी आपने देखा, प्लस इनका एक और कंसेप्ट है क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना। ये कहते थे कि वर्कर्स को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हम एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उनको एकजुट होकर अपने अगेंस्ट हो रहे एक्सप्लॉइटेशन और इनजस्टिस के अगेंस्ट जो है वो आवाज़ रेज करनी चाहिए। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन है, इनसे रिलेटेड और भी कंसेप्ट की हमने बात कर ली। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। हर्बर्ट स्पेंसर, 10 क्वेश्चन हम एक सीरीज़ में करेंगे। पिछली में 10 करे थे, यहाँ 11 to 20। नेक्स्ट पार्ट एज पर योर कमेंट हम लोग 21 to 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर हैज़ डिराइव हिज इवोल्यूशनरी स्कीम फ्रॉम द वर्क ऑफ। स्पेंसर ने अपनी जो बात की थी इवोल्यूशनरी स्कीम की कि कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, मिलिट्री सोसाइटी वगैरह की भी इन्होंने बात की है टाइप ऑफ सोसाइटी में। तो यहाँ पे इन्होंने किससे अपना कंसेप्ट डिराइव किया, तो सबसे पहली बात इन्होंने चार्ल्स डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन क्या सिद्धांत देते थे, चार्ल्स डार्विन सीधी बात करते थे इवोल्यूशन की कि कैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है। तो उनकी इवोल्यूशन के आइडिया से उनकी इवोल्यूशन के आइडिया को इन्होंने किस पे अप्लाई कर दिया, सोशोलॉजी पे अप्लाई कर दिया। और इन्होंने एक टर्म कॉइन करा दैट वाज सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, कि जो सबसे ज़्यादा मतलब फिट होगा दैट पर्सन विल सर्वाइव, राइट। तो इनका जो सिद्धांत था वो सर्वाइवल टू द फिटेस्ट का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। किसने दिया था ये, डार्विन ने नहीं दिया था। डार्विन की थ्योरी को समझ के अंडरस्टैंड करके उस कंसेप्ट से इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। डार्विन के आइडिया को अप्लाई करा सोशोलॉजी में। डार्विन जो थे वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते थे कि कैसे ह्यूमन बायोलॉजिकली इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने उसको हर्बर्ट स्पेंसर ने उसमें ऐड करके डिराइव करके सोशल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात की कि किस तरीके से सोसाइटी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंपल यानी प्रिमिटिव यानी एग्रीकल्चर सोसाइटी से कॉम्प्लेक्स यानी कि आज की डेट में इंडस्ट्रियलाइज जो सोसाइटी है वो हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी है, यू कैन रीड दैट। अच्छा, पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे बताएंगे, तो यहाँ पीडीएफ के लिए मैंने बोला था मैं बताऊंगी, तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। गो टू टेलीग्राम, टाइप एजुकेशन हॉटस्पॉट ओवर देयर, यू विल सी एजुकेशन हॉटस्पॉट चैनल अराउंड 3400 something subscriber, 32 34 something subscriber followers were there in the telegram, and you can see this logo education hotspot, then join the channel. I will share the pdf over there. मैं वहाँ पे आपको ये MCQ की PDF दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कम फर्स्ट इन अगस्त कॉम्ट हायरार्की ऑफ साइंस। देखिए, अगस्त कॉम्ट ने कुछ सब्जेक्ट को अरेंज करा है कि नंबर 1 पे कौन सा सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स की, यहाँ पे मतलब कौन सा सिंपल है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये सब चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने अरेंज करा, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे बोला सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स अरेंज करा है। तो पहले मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ, आपको पता चल जाएगा फर्स्ट कौन सा आता है। तो इसको एक कोड से आप याद करो, राइट। तो याद करो, MA करा PC ने बायोलॉजिकल साइंस में, MAPCBS ऐसे याद करो। MA करा है PC ने बायोलॉजिकल साइंस में, राइट। तो मान लेते हैं प्रियंका चोपड़ा ने MA करा है बायोलॉजिकल साइंस में। इस कोड से आप इसको याद रख लो, सीक्वेंस को, इस हायरार्की को। तो M स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स, A स्टैंड फॉर एस्ट्रोनॉमी, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, B इज़ फॉर बायोलॉजी एंड S इज़ फॉर सोशियोलॉजी। तो वो बोलते हैं कि यहाँ से ये चीज़ें सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती रहती हैं। देखो, मैथ्स को सिंपल क्यों बोला, मैथ्स स्टैटिक है, मैथ्स में चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज नहीं होंगी, बट सोसाइटी में डेली बेसिस पे, सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, प्लेस टू प्लेस चीज़ें बदलती रहती हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट सोशियोलॉजी एज कम्पेयर टू द मैथमेटिक्स। ऑल्दो अभी हम सुनेंगे तो हमें लगेगा यार मैथ्स वाज प्रीटी टफ, बट उन्होंने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पे यहाँ पे बात की है कि मैथ्स में चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उतनी ज़्यादा चेंज हमें होती हुई देखने को नहीं मिलती। तो सबसे फर्स्ट कौन सा आता है, सबसे फर्स्ट मैथमेटिक्स आता है। सारी हमने याद कर ली, किस बेसिस पे उन्होंने ये हायरार्की दी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सोशियोलॉजी। लास्ट कौन सा आता है, सोशियोलॉजी। अगर पूछा जाए फिजिक्स से जस्ट पहले कौन सा आता है, एस्ट्रोनॉमी। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मैरिज क्या है, एक फोकवे है, एक मोर है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, सोशल नॉर्म है। तो देखिए, मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट होते हैं।
सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? सोशल इंस्टीट्यूशन एक तरीके से एक ऐसा नॉर्म्स एंड बिहेवियर पैटर्न है जो बेसिक सोशल नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, बेसिक सोशल नीड्स को फुलफ़िल करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे फैमिली हो गया, मैरिज हो गया, रिलीजन हो गया, राइट। फोक वे आपके कुछ इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं होते, कुछ इनफॉर्मल कस्टम है जो जैसे किसी बेसिक जगह पे फॉलो हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेबल मैनर्स फॉलो करना कोई फॉर्मल कहीं पे लिखा नहीं है, बेसिक की बुक पे लिख के मेंशन कर रखा है, बट इनफॉर्मल वे है हाउ टू बिहेव, एवरीडे हैबिट्स आपकी एक तरीके से। मोर की बात करें तो ये कुछ स्ट्रांगली होल्ड नॉर्म्स होते हैं जिनकी मॉरल इंपॉर्टेंस होती है। मॉरलिटी मीन्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जैसे सीधा बोला जा रहा है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। इसके अलावा अगर आप एडल्ट्री कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो, दैट इज़ नॉट करेक्ट, राइट। तो ये कुछ बेसिक ऐसे नॉर्म्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मोरल सिग्निफिकेंस है। डन। सोशल नॉर्म्स क्या है? बेसिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर कि किस आप कैसे बिहेव करोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर, एक पर्सन का बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैरिज क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बार्टर सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ, देखिए मनी के इंट्रोडक्शन से पहले भी हम लोग ट्रेड करते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ट्रेड होता था, लेकिन मॉनेटरी फॉर्म में चीज़ें नहीं होती थी, एक्सचेंज होता था सामान के बदले सामान का, राइट। तो बार्टर सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे हम गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज करते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, नो डिस्कशन इज रिक्वायर्ड इन दिस। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ये भी अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कहानी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब पास किया गया? सीधे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में आते हैं, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, ये ध्यान देंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की हम बात करें तो ये आया था 1912 में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर। आप देख रहे हैं अभी हम आज़ाद नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको लेके आई थी ताकि आप रजिस्टर करा सको अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी इंडिया में है। इससे पहले भी एक एक्ट हुआ करता था 1904 का, बट इस 1912 के एक्ट ने उसको रिप्लेस कर दिया था। क्लियर। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, पहले जो वो था आपका एक्ट, वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी था, बट यहाँ पे क्रेडिट वर्ड को रिमूव करके प्रॉपर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लाया गया जिसमें इसके फंक्शंस को और ब्रॉड और एक्सपेंड किया गया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912। क्लियर। टिल नाउ दिस इज़ द सेकंड पार्ट। 1 to 20 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।